हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये एमए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर 4 है और आपके पेपर का नेम है ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में आदिवासी और किसान आंदोलन। दोस्तों, आप लोगों का कल सुबह 11:30 बजे पेपर है और यकीन मानिए कि अगर आपने पूरा वीडियो ये लास्ट तक देख लिया तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि 60 से 70% पेपर आपका इसी वीडियो से आएगा। और ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया है यहाँ पे, क्या पता आपका 80 से 90% पेपर इसी से आ जाए, लेकिन 70% से कम तो नहीं आएगा। आप बस पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैंने इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस लिए हुए हैं और बहुत ही ईजी वे में आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ फैक्ट भी मैंने इस वीडियो में दिए आपको, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने आपको कुछ फैक्ट दिए हैं। अगर आपने वो फैक्ट और वो क्वेश्चन रट लिए तो यकीन मानिए कल आप बेहद खुश होंगे जब आप पेपर देखेंगे कि पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आ रहा होगा और आप कहेंगे कि पूरा पेपर बहुत ईजी है। बस आपको भरोसा करके पूरा वीडियो देखना है। आप 2-3 बार देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में ये होता है कि जब आप 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं तो पेपर में आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑप्शन समझ आ जाता है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह वर्तमान में किस राज्य में हुआ था। राइट आंसर है आपका झारखंड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संथाल किसके शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। राइट आंसर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को किस बड़े विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है। राइट आंसर है आपका 1857 का विद्रोह, ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए एक चीज यहाँ पे नोट करिए कि मैंने आपके यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हैं, इनको जरूर देखिए कि 1855-56 में हुए प्रसिद्ध संथाल विद्रोह के मुख्य 4 मुर्मू भाई थे। मतलब जो मुख्य नेता थे वो 4 भाई थे, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। इस आंदोलन में सिद्धू और कान्हू की बहनें भी थीं जिन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था, फूलो और झानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सबको पढ़ते हुए आप चलिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को किस वर्ष दबा दिया गया था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, 1856। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1860 के नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। देखिए दोस्तों, नील विद्रोह का सिर्फ यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जा सकता, इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पे फैक्ट के रूप में लिख दिए। इसको जरूर पढ़िएगा, तभी आपका पेपर 60 से 70% इस वीडियो से आएगा। अब देखिए, नील विद्रोह हुआ कब, 1859 में, और कहाँ हुआ था, बंगाल में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बंगाल के किस जिले में हुआ था, तो नदिया जिले में। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से ये शुरू हुआ था। नेतृत्व किसने किया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। इन्होंने नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों को संगठित किया था। और ये बंगाल के मुख्यतः ये 3 जिले हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, नदिया, जैसोर और पबना जिला। अब ये बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन आप ये समझिए कि पेपर में 99% पूछा जाता है कि दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने इस संघर्ष को उजागर किया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस नाटक ने नील विद्रोह को उजागर किया था, तो आप कहेंगे नील दर्पण। किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने। इस विद्रोह के बाद 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जरूर देख लीजिए, WS सेंटनकार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1860 का नील विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बंगाल में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह को किस नाटक में दर्शाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका नील दर्पण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह पर आधारित नील दर्पण नाटक किसने लिखा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह में किसानों ने किसकी खेती से इनकार कर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, उन्होंने कहा था कि नील की खेती अब नहीं करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय अधिकारी ने नील किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। ऑप्शन फर्स्ट आपका एस्ली ईडन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह के समय गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा जिला था। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, नदिया। और ये हुआ कब है नील विद्रोह, 1859 और 60। देखिए दोनों ऑप्शन आपको देगा नहीं, कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो 1859 या तो 1860, आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20वीं सदी के किस आंदोलन की तुलना नील विद्रोह से की जाती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए कि चंपारण सत्याग्रह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें लिख दिए हैं कि आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह था। ये हुआ कहाँ था? तो ये बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। उस समय किसानों के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही बेकार सी प्रणाली लेके आए थे, उसे कहते हैं तीन कठिया प्रणाली। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आगे देखिए। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीन कठिया प्रणाली है क्या, तो आप इसे समझिए। ये एक दमनकारी कृषि प्रणाली थी। मतलब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि ये प्रणाली है क्या। देखिए, उस टाइम पे अंग्रेजों ने ये कहा कि जो आपकी 1 बीघा भूमि है वो 20 कट्ठे के बराबर है, और 20 कट्ठे में आपके 3 कट्ठे, जो 3 कट्ठे हैं वो नील की खेती के होने चाहिए। जैसे आपकी 1 बीघा भूमि है, उन्होंने इसके 20 हिस्से कर दिए और कहा कि 3 हिस्से में आपके नील की खेती ही होनी चाहिए। अब इससे पेपर में ऐसे पूछता है कि 3 कट्ठिया प्रणाली में आपकी जो 1 बीघा जमीन थी उसके कितने हिस्से पे आपकी नील की खेती होगी, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 3/20, 3/19। तो आपको पता होना चाहिए कि 3/20, तो राइट आंसर है आपका 3/20। आप इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जैसे किसी किसान के पास 2 बीघा जमीन है तो उसे 6 कट्ठे जमीन पे नील की खेती करनी पड़ेगी, और यही आपकी 3 कट्ठिया प्रणाली ही नील विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह के मुख्य कारण था कि नील विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तवान क्या है, आपको ऑप्शन में दे देगा आर्थिक लाभ, मुआवजा या और भी कुछ। तो तवान है आपका मुआवजा। अगर कोई किसान नील की खेती बंद करने के लिए कहता था तो उसे भारी मुआवजा देना पड़ता था, जिसे तवान नाम से पुकारा जाता था। इसी में अब आप आगे देखिए, आपके जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि महात्मा गांधी 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो किसके निमंत्रण पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को ये सत्याग्रह करने के लिए बुलाया था। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंपारण सत्याग्रह के बाद ये अवैध प्रणाली समाप्त भी कर दी गई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने नील बागान मालिकों की कड़ी निंदा की और नील दंगों के दौरान कृषकों के हितों का समर्थन किया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हिंदू पैट्रियट। देखिए दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। कभी कभी आपके पास थोड़े अजीब अजीब आपके ऑप्शन दे देगा, मतलब उसमें हिंदू पैट्रियट नहीं देगा और आपको ऑप्शन में दे देगा द ब्लू बुक। तो आप द ब्लू बुक टिक करके आएंगे। अब ये द ब्लू बुक है क्या? तो ये एक सरकारी दस्तावेज है। इसी ब्लू बुक ने बंगाल के नील कृषकों पर यूरोपीय नीलहों द्वारा किए जा रहे शोषण, जबरन नील की खेती और अत्याचार को दुनिया के सामने उजागर किया था। अगर आपके ऑप्शन में हिंदू पैट्रियट ना दे और द ब्लू बुक दे तो आप इसे टिक करके आएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पेपर में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि जो इंडिगो कमीशन था या नील आयोग था उसका गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1860 में बंगाल के नील किसानों के शोषण की जांच के लिए ये गठित किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, पाबना विद्रोह किस वर्तमान देश में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका बंगाल। अब इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, क्योंकि पाबना विद्रोह में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। ये बंगाल के पाबना जिले में हुआ था जो अब बांग्लादेश में है। और ये आता है बहुत ज़्यादा कि पाबना विद्रोह में किस किस जो किसान थे वो किस खेती से संबंधित थे? तो आप कहेंगे जूट उत्पादक। ये विद्रोह पाबना के यूसुफ शाही परगना में हुआ था। ये क्षेत्र मुख्य रूप से जूट उत्पादन के लिए जाना जाता था। इस विद्रोह का नेतृत्व जूट किसानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था। अब देखिए, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो ईशान चंद्र रॉय ने किया है। इन्हें विद्रोही राजा के नाम से भी जाना जाता है। उनके साथ शंभूपाल और खुदी मुल्ला जैसे नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया था। पाबना विद्रोह 1873 का संबंध जूट किसानों से है, जबकि नील विद्रोह का नील की खेती से संबंध है। फिर आप आगे देखिए कि किसान मुख्य रूप से जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए करों और उनके अवैध जबरन वसूली के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका एक बहुत फेमस नारा है जो पेपर में पूछा जाता है कि उनका नारा कौन सा है? तो उनका नारा था, हम महारानी और केवल महारानी के रैयत। रैयत का अर्थ क्या है? किसान होना चाहते हैं। पावना विद्रोह के बाद किसान के हितों की रक्षा के लिए बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1885 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पावना विद्रोह का नेतृत्व मुख्यतः किसने किया था? तो ऑप्शन आपको बताइए, राइट आंसर क्या है? नील की खेती करने वाले किसान या किसान? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका, सिर्फ किसान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस कानून का जमींदारों द्वारा कभी कभी किसानों पर अत्याचार करने के लिए दुरुपयोग किया जाता था? तो राइट आंसर है आपका बंगाल किराएदारी अधिनियम। वैसे तो ये अधिनियम किसानों के हितों की रक्षा के लिए थे, लेकिन भाई किसानों को इतना इनके विषय में ज्ञान नहीं था,
तो क्या करते थे, ये जो जमींदार थे वो घुमा फिरा के इनका शोषण करते थे, कभी कभी बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने पावदा विद्रोह के दौरान किसानों के पक्ष का समर्थन किया? ऑप्शन फर्स्ट आपका अमृत बाजार पत्रिका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पावना किसानों की मुख्य मांगे क्या थी? तो आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, फिर बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पावना जो किसान थे वो किराए में कमी की मांग कर रहे थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ढक्कन दंगे कब हुए थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1875। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ढक्कन दंगे मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुए थे? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी पुणे और अहमदनगर। आपके पास ऑप्शन में महाराष्ट्र भी दे सकता है, तो आप उसे टिक कर देंगे क्योंकि ये दोनों महाराष्ट्र में ही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ढक्कन दंगे मुख्य रूप से किसके खिलाफ थे? तो ऑप्शन बी आपका साहूकार। जनरली आप सोचेंगे कि ये अंग्रेज अधिकारी या जमींदारों के खिलाफ होंगे, लेकिन नहीं, ये साहूकार के खिलाफ थे। फिर आपके अगले क्वेश्चन है, ढक्कन कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1879, ऑप्शन ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ढक्कन कृषक अधिनियम ने किसे सुरक्षा प्रदान की थी? तो ऑप्शन सी आपका किसानों को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका बाबा रामचंद्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही है, महाराष्ट्र के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 1920। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन में किन किसानों की भागीदारी सबसे अधिक थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी छोटे और मध्यम किसान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन किस बड़े आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो किससे जुड़ा हुआ था? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका असहयोग आंदोलन से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी किसान बाबा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान सभा के गठन में कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन बी किसानों को असहयोग आंदोलन से जोड़ना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की गतिविधियां किस जिले में सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक आपकी रायबरेली में थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान आंदोलन में किस प्रकार की संघर्ष पद्धति अपनाई गई थी? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, सत्याग्रह और धरना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान आंदोलन में किस धार्मिक ग्रंथ का सहारा लिया गया था? तो ऑप्शन बी रामायण। इसकी जगह आपके पास रामचरितमानस भी लिख के आ सकता है, तो आप उसे टिक कर देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ढक्कन दंगे आयोग किसने नियुक्त किया था? ये आपसे पूछ रहा है कि जो ढक्कन दंगे हुए थे उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया था, तो वो किसने नियुक्त किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है लॉर्ड रिटन। देखिए ये 100% सही ऑप्शन नहीं है, इसका मैं आपको कारण बताती हूँ, मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे लिखा है। अब आप देखिए कि जो ढक्कन दंगे हैं और उसके बाद जब आयोग का गठन हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लेकिन जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उस समय आपके वायसराय बदल गए थे, उस समय हो गए थे लॉर्ड लिटन। लेकिन आपके पेपर में ये दोनों ऑप्शन दे सकता है, तो आप 100% टिक करेंगे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। जब ये ना दे तब आप लॉर्ड लिटन टिक करेंगे। अब ये जो ढक्कन दंगे हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके नीचे लिख दिए, उसको ज़रूर देखिए, कल आपके पेपर में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। ढक्कन दंगे मुख्य रूप से पुणे जिले के सुपा गांव में हुए थे। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1875 में पुणे और अहमदनगर जिलों में साहूकारों के खिलाफ किसानों ने ये विद्रोह किया था, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें अधिकारी नहीं थे अंग्रेज, ना ही ये जमींदारों के खिलाफ था, ये साहूकारों के खिलाफ था। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1875 में। किसने नियुक्ति करी थी? तो बम्बई सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति करी गई थी। फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? तो आप कहेंगे 1878 में और ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करी थी। फिर इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो 1879 में ढक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान आंदोलन में कांग्रेस ने किसानों को किससे दूर रखने की कोशिश करी थी? तो ऑप्शन फर्स्ट हिंसक कार्यवाही, यानी मारधाड़ और कत्ल ना हो, इन सब का ध्यान दिया गया था, यानी हिंसक कार्यवाही ना हो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान आंदोलन को किस रूप में देखा जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक कालीन जनजातीय आंदोलनों के अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी औपनिवेशिक प्रशासनिक रिपोर्ट। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल ये पूछा गया था।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस बुक है, आप इसको याद रखिएगा, द एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन बी आपका रणजीत गुहा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जनजाति और किसान आंदोलनों के अध्ययन का महत्व किसमें निहित है? ऑप्शन सी आपका मिथक व किंवदंतियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन है। जैसे आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड है ना, ये उनसे क्वेश्चन पूछे गए, थोड़े अजीब टाइप के हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसानों की शिकायतों के अध्ययन हेतु सबसे उपयोगी स्रोत कौन सा है? बताइए। सबसे उपयोगी स्रोत है आपका ऑप्शन बी भू राजस्व अभिलेख। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आरसी दत्त ने किसान आंदोलनों को मुख्यतः किस रूप में समझाया है? तो ऑप्शन बी आपका औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलनों के सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी किस प्रकार के स्रोतों से मिलती है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका लोकगीत और मौखिक परंपराएं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये आपके यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से बनाए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस है, लेकिन पेपर में आपके पूछे जरूर जाएंगे, इसलिए ज़रूर देखिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी इतिहासकार किसान विद्रोहों को अक्सर किस रूप में देखते हैं? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, राष्ट्रवाद का प्रारंभिक रूप। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सबाल्टर्न दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही है, किसान और जनजातीय सक्रियता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन किसको समझने में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनजातीय विद्रोह मिलेनारियन अवतारवादी स्वरूप का था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका मुंडा उल गुलान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने ये जोर दिया कि किसान आंदोलन केवल आकस्मिक नहीं बल्कि संगठित संघर्ष थे? तो ये दिया है आपका ऑप्शन सी एकदम सही है, रणजीत गुहा। रणजीत गुहा की ये बहुत फेमस बुक है, इसको याद रखिएगा, मैंने अभी आपको ऊपर बताई भी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन इतिहासकारों को क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, ग्रामीण चेतना की समझ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ऑप्शन बी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, 1793 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका थॉमस मुनरो। लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप नीचे देखिए, मैंने फैक्ट के रूप में लिखा है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% हिस्से में लागू थी। मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिमी भारत में ये लागू की गई थी। थॉमस मुनरो आपके मद्रास के गवर्नर थे, 1820 से 1827 तक के गवर्नर थे। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत प्रायोग के तौर पे, यानी एक तरह से आप देखिए कि प्रैक्टिकल के तौर में सबसे पहले शुरू किसने करी है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। 1792 में कर्नल अलेक्जेंडर रीड, आपको ये मेनली रीड याद रखना है, रीड द्वारा ये की गई थी। और सबसे पहले करी कहाँ गई? मद्रास के 12 महल जिले में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के किस जिले में सबसे पहले शुरू करी गई है? तो 12 महल में। फिर थॉमस मुनरो ने बाद में 1820 में पूरे मद्रास में इसे लागू कर दिया था। अब आप सोचिए रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या? तो इसमें जमींदारों को सरकार ने हटा दिया था और सीधे किसानों से इसमें ये कर वसूलते थे। मेनली जो व्यवस्था थी उनमें ये होता था कि जमींदार किसानों से कर वसूलते थे, उसके बाद सरकार को देते थे। लेकिन इसमें बिचौलिया यानी जमींदार को हटाकर सरकार ने सीधे किसानों यानी रैयत के साथ समझौता किया, जिसमें किसानों को भूमि का वास्तविक मालिक माना जाता था और वे कर सीधे सरकार को देते थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये पता है मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में आपको ये दिया था। पूछा क्या गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन ये था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था। तो राइट आंसर आपका ये था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू थी? तो ऑप्शन बी आपका मद्रास और बॉम्बे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को क्या अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट राजस्व वसूली का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान किसे सीधे कर चुकाते थे? तो ऑप्शन बी आपका औपनिवेशिक सरकार को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस बंदोबस्त ने जमींदार वर्ग को सशक्त किया था? तो बताइए किसने किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका स्थायी बंदोबस्त ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में किसानों को किस फसल की जबरन खेती करनी पड़ती थी? तो ऑप्शन बी आपका नील। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक नीतियों से कौन सा नया वर्ग उभरा था? तो ऑप्शन सी साहूकार और महाजन।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजस्व प्रणाली का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार के लिए क्या था? तो ऑप्शन बताइए कौन सा है? ऑप्शन बी, अधिकतम राजस्व प्राप्ति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस फसल की मांग ने औपनिवेशिक भारत को वैश्विक बाजार से जोड़ दिया? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कपास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक नीतियों का किसानों पर मुख्य असर क्या था? तो ऑप्शन बी आपका निर्धनता और कर्ज। जितनी भी सरकारों ने नीतियां बनाई थी ब्रिटिश सरकार ने, उस सब से किसान बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे और कर्ज में डूब गए थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक नीतियों के कारण कृषि किस प्रकार की हो गई थी? तो ऑप्शन बी आपका नकदी फसल आधारित। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक राजस्व नीतियों का दीर्घकालिक परिणाम क्या था? तो आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। आपका राइट आंसर है किसान आंदोलनों का उदय। जितनी भी अंग्रेजों ने नीतियां बनाई थी, उनका परिणाम क्या हुआ था कि किसान आंदोलन करने लगे थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी मालाबार। देखिए, जो मोपला विद्रोह है यह आपके सिलेबस में साफ साफ दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने पॉइंट के रूप में लिख दिए हैं। इनको जरूर देख लीजिए, 100% इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। मोपला विद्रोह हुआ कब? तो 1921 में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? ये दो नाम पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला था आपका वरियाम कुन्नाथ कुंजा हमद हाजी। दूसरे थे अली मुस्लियर। ये विद्रोह केरल के मालाबार तट पर ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। और ये विद्रोह किया किसने था? तो ये मोपला के मुसलमान किसान थे, उन्होंने ये किया था। लॉर्ड रिडिंग उस समय भारत के वायसराय थे। मोपला विद्रोह मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समय में हुआ था। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह किस आंदोलन के समय में हुआ था? या तो आपको ऑप्शन में असहयोग आंदोलन दे देगा या खिलाफत आंदोलन दे देगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह मुख्य रूप से किस समुदाय से संबंधित था? तो ऑप्शन फर्स्ट मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम किसानों ने ही ये विद्रोह मेनली किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा कि समय के साथ साथ इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप ले लिया था, क्योंकि जो विद्रोही थे वो मुख्य रूप से मुस्लिम किसान थे और जबकि अधिकांश जमींदार थे वो हिंदू थे, यानी जैनमी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन बी, ये एक हिंसक विद्रोह था, अहिंसक नहीं था, ये हिंसक विद्रोह हो गया था बाद में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मोपला हमलों का मुख्य शिकार कौन था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, हिंदू जमींदार और आम हिंदू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अलूरी सीताराम राजू ने किस वर्ष विद्रोह आरंभ किया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1922 में किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, अलूरी सीताराम राजू को किस वर्ष गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी? तो ऑप्शन बी आपका 1924। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने अलूरी सीताराम राजू की प्रशंसा की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका महात्मा गांधी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह जो हुआ कब था? 1922 में स्टार्ट हुआ था और 1924 में खत्म हो गया था। ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलों के रंपा क्षेत्र में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने उस समय एक कानून लाई थी जिसे कहते हैं मद्रास वन अधिनियम 1882। इसमें इन्होंने किया ये था कि जो उस क्षेत्र की आदिवासी जनजाति थी उनकी एक पारंपरिक खेती थी जिसे कहते हैं पोड़ू खेती या झूम खेती। इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके कारण रंपा विद्रोह हुआ था। उनके पास कुछ अधिकार थे, उन्होंने उसको प्रतिबंधित कर दिया था। इसमें मेनली किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो कोया जनजाति ने। रंपा विद्रोह में कोया जनजाति ने विद्रोह किया था। बाद में कोया जनजाति के पास दो जनजाति और आ गई थी जिन्होंने इसमें भाग लिया, कोंडा और पहाड़ी रेड्डी जनजातियों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया। इस विद्रोह का मुख्यतः नेतृत्व किसने किया था? तो अलूरी सीताराम राजू ने किया था, जिन्हें मनियम वीरुड्डू भी कहा जाता है, यानी जंगल का हीरो या नायक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, कि जो अलूरी सीताराम राजू थे इन्होंने किस युद्ध का प्रयोग किया था? तो गुरिल्ला युद्ध का, यानी छापामार युद्ध। पुलिस थानों में हमला किया और हथियारों को लूटा था। 1924 में अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़कर फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद ये विद्रोह समाप्त हो गया था। कौन सा? रंपा विद्रोह। फिर आप ध्यान दीजिए, इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, उस पर ध्यान दीजिए, ये वाला।
देखिए, रंपा विद्रोह आपकी हिस्ट्री में दो है, एक 1879 में हुआ था और एक 1922-24 में। 100% आपका यही वाला पूछा जाएगा 1922-24 में, क्योंकि आपके पेपर में दिया है। लेकिन बाई चांस अगर एग्जामिनर बिल्कुल सोचे कि हमें कठिन ही पेपर देना है और अगर आपका ये वाला पूछ दे कि रंपा विद्रोह 1879 वाला जो था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस पर एक बार नजर मार लीजिएगा। बाकी आपके पेपर में 1922 से 24 वाला ही पूछा जाएगा और इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह में मुख्य रूप से किस जनजाति ने भाग लिया, तो ऑप्शन सी कोया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। ऑप्शन आपका फर्स्ट, अल्लूरी सीताराम राजू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो ऑप्शन बी आपका वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने जो आपका बारडोली था उससे जो पूछे जा सकते हैं उस सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बारडोली सत्याग्रह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जो गुजरात में हुआ था, 1928 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि किस आंदोलन के बाद महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, तो आपको पता है। फिर आपका अगला पॉइंट है जो बहुत पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सफल आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार ने किस आयोग का गठन किया था, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया था। एक इससे और क्वेश्चन पूछता है कि इस आयोग के गठन के बाद जो आपका कर था उसे कितने प्रतिशत घटा दिया गया था, तो 6.23% घटा दिया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका गुजरात। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो 1928, ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह मुख्यतः किसके विरुद्ध था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, राजस्व वृद्धि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बारडोली में राजस्व कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका 22% कर दिया गया था। और कितने प्रतिशत कम किया गया, जो आयोग गठित हुआ उसके बाद कितना कम किया गया था, 6.03%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह में विरोध का तरीका क्या था, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कर न देना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की रिपोर्ट ने बारडोली में राजस्व पुनः निर्धारण की सिफारिश करी थी, तो ऑप्शन बी आपका मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह किस आंदोलन का पूर्वगामी माना जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो ऑप्शन सी, विरोध में सक्रिय भागीदारी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेभांगा आंदोलन मुख्य रूप से किस प्रांत में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका बंगाल में हुआ था तेभांगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेभांगा प्रणाली में बटाईदार अपनी फसल का कितना हिस्सा चाहते थे। बटाईदार की जगह आपके पास किसान भी लिख के आ सकता है, उसमें आप परेशान मत होइएगा। तो 2/3, ऑप्शन सी एकदम सही है। मैं आपको ये तेभांगा प्रणाली बहुत इजी वे में समझा दूंगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके सिलेबस में तेभांगा लिखा हुआ है तो इससे क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि मैंने आपको जितने भी पॉइंट यहाँ दिए इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आप सबसे पहले जो तेभांगा प्रणाली है उसको समझ लीजिए कि सबसे पहले जब तेभांगा आंदोलन हुआ था उससे पहले क्या नियम था। उससे पहले किसान खेती करते थे और जितना भी हिस्सा हो उसके 2 हिस्से लग जाते थे, एक हिस्सा किसान रखता था और एक आपका जमींदार कर के रूप में रख लेता था। यानी 50% किसान के पास और 50% किसके पास, जमींदार के पास। लेकिन उसके बाद किसानों ने ये आंदोलन किया और उन्होंने अपनी मांग रखी कि वो जितनी भी खेती करे उसका 3 हिस्सा लगाया जाए। 2 हिस्सा किसान अपने पास रखेंगे और एक हिस्सा वो जमींदारों को देंगे। यानी 2/3 वो किसान रखेंगे और 1/3 जमींदारों को देंगे। ये किसानों की मांग थी। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि तेभांगा प्रणाली में बटाईदार अपनी फसल का कितना हिस्सा चाहते थे, तो 2/3। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ये मांग करी किसने थी, किसके थ्रू मतलब करी गई थी। किसान तो डायरेक्ट करेंगे नहीं जाके अंग्रेजों से, तो ये किसने करी थी, तो एक कमीशन गठित किया गया था जिसे कहते हैं फ्लड कमीशन। फ्लड कमीशन की सिफारिश क्या थी, ये कमीशन 1940 में गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट में किसानों के लिए उच्च हिस्से की सिफारिश करी गई, यानी बटाईदारों के लिए उच्च हिस्सा मांगा गया। कितना, 2/3। कहा गया कि 1/3 दिया जाए जमींदारों को। फसल को 3 बराबर भागों में बांटा जाए जिसमें 2 भाग बटाईदार यानी किसान ले जाए और 1 भाग आपका जमींदार। प्रमुख नारा देख लीजिए तेभांगा आंदोलन का था, इस पे ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रमुख नेता देख लीजिए,
कौन थे, मतलब तेभांगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कंपाराम सिंह और भवन सिंह। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, मेनली यही दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर सोच रहा है कि हमें कठिन पेपर बनाना है तो आप ये 3 नाम भी देख लीजिएगा। फिर तेभांगा आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से अखिल भारतीय किसान सभा और बंगीय प्रादेशिक किसान सभा ने किया था, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा थी। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि तेभांगा का अर्थ क्या है? तो 3 हिस्सा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेभांगा आंदोलन मुख्य रूप से कब हुआ? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, 1946 से 1948 के बीच। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेभांगा प्रणाली की सिफारिश किस आयोग ने करी थी? तो ऑप्शन बी आपका फ्लाउड कमीशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेभांगा आंदोलन किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना के बाद हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेभांगा आंदोलन किसके बीच संघर्ष का उदाहरण है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, बटाईदार व जमींदार। यहाँ पे किसान भी लिख के आ सकता है तो आप उसे टिक कर देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेभांगा आंदोलन में किन महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया था? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, इला मित्र। लेकिन ये 3 नाम और भी पूछे जाते हैं, इनको देख लीजिएगा, रानी मित्रा दास गुप्ता, मणि कुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस संगठन ने किया था? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन के समय हैदराबाद का शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, उस्मान अली खान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना संघर्ष किस वर्ष हिंसक हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका 1946। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1948 में पुलिस कार्यवाही के बाद कौन सी रियासत भारत में विलय हुई? तो ऑप्शन बी आपका हैदराबाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम को किस मिलिशिया का समर्थन प्राप्त था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका रजाकार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत किस वर्ष हैदराबाद में प्रवेश किया? ऑप्शन बी आपका 1948। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन बी आपका 1951। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना संघर्ष ने आगे किसे प्रेरित किया? ऑप्शन फर्स्ट आपका नक्सलवादी आंदोलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के विलय के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना संघर्ष मुख्य रूप से किन जिलों में केंद्रित था? तो आपको ये तीनों जिले याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एक भी जिला आपसे पूछ सकता है, करीमनगर, नलगोंडा और वारंगल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में सिपाहियों ने किस पर पहली गोली चलाई? तो ऑप्शन सेकंड आपका अफसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका भागलपुर राजमहल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गोखर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वह कौन था? ऑप्शन थर्ड आपका तिलका मांझी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका छोटा नागपुर क्षेत्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन थर्ड आपका 1921 से 1922। फिर आपका अगला क्वेश्चन, संथाल नामक आदिवासी समूह ने कब विद्रोह किया? तो 1855, ऑप्शन सेकंड। फिर आपका अगला क्वेश्चन, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया कब? ऑप्शन थर्ड आपका केरल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1875-1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन फर्स्ट आपका बिरसा मुंडा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भगत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन फोर आपका गोविंद गुरु। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब शुरू हुआ? ऑप्शन सेकंड आपका 1910। फिर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था? ऑप्शन फोर आपका संथाल विद्रोह। फिर आपका अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो ऑप्शन थर्ड आपका रांची। देखिए कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको जरूर देख लीजिए कि बिरसा मुंडा का मुख्य कार्य क्षेत्र वैसे छोटा नागपुर पठार, यानी वर्तमान में ये झारखंड में, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य रूप से रांची, खूंटी, तमाड़, बंदगांव और सिंहभूम के आदिवासी क्षेत्रों में था। इसलिए आपको पूरा फैक्ट ये पता होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित करी गई थी? तो बताइए, लखनऊ में, ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई है? तो ऑप्शन आपका बी, बारदौली सत्याग्रह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन से आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। और इनमें से 3 व्यक्ति उससे संबंधित है लेकिन एक नहीं। तो कौन संबंधित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। और कौन कौन संबंधित है? तो इंद्र नारायण द्विवेदी है, गौरी शंकर मिश्र है और मदन मोहन मालवीय है। और एक और भी इनसे संबंधित है, वो है मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था। और किसने किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और एक नाम जो यहाँ नहीं लिखा है वो है इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा को एक और नाम से जाना जाता है, वो है संयुक्त प्रांत किसान सभा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से जुड़ा है? अब बताइए, इसमें 3 लोग नहीं जुड़े लेकिन एक जुड़ा है। वो आपको कब पता चलेगा? जब आपने ऊपर के 4 नाम याद करे होंगे। जवाहरलाल नहीं जुड़े, सहजानंद भी नहीं जुड़े, बाबा रामचंद्र भी नहीं जुड़े। जुड़ा कौन है? इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन 3 एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया है? तो ऑप्शन 3 आपका एकदम सही है, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नैनवा घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बूंदी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नानकजी भील किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बूंदी आंदोलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मजनू शाह निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन सेकंड आपका फकीर सन्यासी विद्रोह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो ऑप्शन आपका फोर्थ, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1920 में, ऑप्शन सेकंड एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पाइका विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन 4 आपका उड़ीसा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो ऑप्शन आपका सेकंड एकदम सही है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका विनोबा भावे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से जुड़ी है? तो ऑप्शन सेकंड आपका बिजोलिया, नाम याद रखिएगा, रमा देवी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बताइए किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन 4 आपका 1784। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लीजिए आप। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह 1784 में हुआ था, जिसे कहा जाता है तमाड़ विद्रोह। ये छोटा नागपुर क्षेत्र यानी वर्तमान में झारखंड में तमाड़ जनजाति द्वारा किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई थी? तो ऑप्शन बी आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो आनंद मठ रचा कब गया? 1882 में। और इसमें ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो आनंद मठ में मिलता है। एक चीज और देखिए कि सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से 1763 ईस्वी में शुरू हुआ था। कभी कभी ऑप्शन में आपको 1763 नहीं देता, 1770 दे देगा तो आप इसे टिक कर देंगे। अगर 1773 दे तो आप इसे टिक कर देंगे। लेकिन जब आपको ये तीनों ऑप्शन दे तब आप 1763 ही टिक करेंगे। याद रखिएगा 1763 मेन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देभांगा आंदोलन 1946 भारत के किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका पश्चिम बंगाल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ऑप्शन थर्ड एकदम सही है, 1885 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ऑप्शन सेकंड आपका राजकुमार शुक्ला ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने किस अखबार के माध्यम से भारत में बिजौलियन किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन फर्स्ट आपका प्रताप। और प्रताप अखबार प्रकाशित कौन करता था? गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे और ये कानपुर से करते थे। अब इसमें मेन फैक्ट देख लीजिए, बिजौलियन किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक चला। गणेश शंकर विद्यार्थी की मदद से विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप अखबार के माध्यम से भारत में बिजौलियन किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। इसका मुख्य नेतृत्व कौन कर रहा था? विजय सिंह पथिक। इनका एक और नाम है भूप सिंह, वो भी याद रखिएगा।
अन्य मुख्य व्यक्ति भी हैं, क्योंकि कभी कभी विजय सिंह पथिक का नाम नहीं देता, आपको साधु सीताराम दास का दे देगा, माणिक्यलाल वर्मा का दे देगा या राम नारायण चौधरी का दे देगा, इसलिए आपको ये चारों नाम पता होना चाहिए। मेनली विजय सिंह पथिक का नाम ही देता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना विद्रोह के दौरान एक क्रांतिकारी नेता था और उसने सामंती जमींदारों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम किया? राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है आपका चिट्टियाला इल्लमा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला तेलंगाना राज्य में नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 नहीं है, बाकी आपको ये तीनों रट लीजिए क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ढक्कन दंगा आयोग किससे संबंधित था? तो बताइए। ऑप्शन फर्स्ट आपका किसानों की ऋणग्रस्तता से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू को किस योगदान के लिए जाना जाता है? तो रंपा विद्रोह में योगदान के लिए जाना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1921 के मोपला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर इसको बताया भी था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मैपिलर विद्रोह भी कहा जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन आपका फर्स्ट केरल में हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और कोडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत करी थी? देखिए, मैंने जनरली आपको इस वीडियो में और आपके सिलेबस में भी ये वाला रंपा विद्रोह है 1922 से 1924 वाला, और इसी से आपके पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, रंपा विद्रोह 1879 से 1880। देखिए, मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। मेनली आपको रंपा विद्रोह 1922 से 1924 ही पढ़ना है, मैंने इस वीडियो में पढ़ाया भी वही है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट है आपका रंपा विद्रोह 1879 से 1880। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो ऑप्शन आपका थर्ड एकदम सही है, किसानों ने सीधे ब्रिटिश सरकार को कृषि कर का भुगतान किया। इसमें क्या किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था ने कि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को बीच से हटा दिया था, डायरेक्ट वो किसानों से कर वसूलने लगी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया प्रणाली का अर्थ क्या है? मैंने ऊपर बहुत अच्छे से आपको इसको बताया है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट 3/20 भूमि पर नील की खेती करना। इसमें क्या था कि एक खेती को इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने 20 हिस्सों में बांट दिया, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, और कहा कि 3 हिस्सों में आप नील की ही खेती करेंगे, यही आपकी क्या थी 3 कठिया प्रणाली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया ब्रिटिश भारत में क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था। देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखा है, इसको जरूर देख लीजिए। 3 कठिया शब्द हिंदी शब्दों तीन, जिसका अर्थ है 3, और कठिया एक अंश से लिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए, इस प्रणाली के तहत ब्रिटिश भारत में विशेष रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20वें भाग, लगभग 15% भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ठक्कर बापा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, बिरसा मुंडा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन क्या है? ऑप्शन डी आपका बिजौलिया। जब आपको ऑप्शन में बिजौलिया ना दे तब आप चंपारण टिक करेंगे, लेकिन अगर बिजौलिया है तो आप उसे ही टिक करके आएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विपल्ला हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका नील उपद्रव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन डी आपका लगान का नगद में परिवर्तन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध है किससे? ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन, इन्हें किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी। जनरली आप पता क्या करेंगे, किसान टिक करके आएंगे, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है बंधुआ मजदूर, ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। देखिए, मैं आपको इसी पे मैं समझा देती हूँ। उस समय ये था कि पूरी जितनी भी किसान खेती करेगा उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था, एक भाग जमींदार का, एक किसान का, यानी 50% किसान और 50% जमींदार। लेकिन किसानों ने मांग करी कि अब पूरी खेती को 3 हिस्सों में बांटा जाए, 1, 2, 3 भाग, और 2 भाग दिया जाए किसानों को और 1 दिया जाए जमींदार को, यानी 2/3 आपका किसानों का और 1/3 किसका? आपका जमींदार का। वहीं यहाँ पे लिखा है, देखिए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, यही आपके तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी।
तो फ्रेंड्स ये थे आपके पूरे 152 एमसीक्यूज और यकीन मानिए मैंने हर एक यूनिट को बहुत ध्यान से देखते हुए सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं और आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने इनका 2 बार रिवीजन कर लिया तो यकीन मानिए इस वीडियो से मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 70% पेपर आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने एक काम और किया है कि जितने भी प्रमुख किसान आंदोलन है वो यहाँ पे दे दिए। आप एक बार इनको एक साथ इनका रिवीजन कर लीजिए जिससे आप कल पेपर में कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आप देख लीजिएगा नील किसान विद्रोह को, फिर आपका पापना किसान विद्रोह है, फिर आपका ढक्कन किसान विद्रोह, फिर बिजौलिया आंदोलन है, फिर मोपला किसान विद्रोह है, फिर आपका चंपारण सत्याग्रह है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका आता है अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह और तेभांगा आंदोलन। फिर आपका तेलंगाना आंदोलन आता है। आप इनको आराम से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ मैंने यहाँ पे आपको किसान सभा जो आयोजित हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछी जाती हैं वो दी हैं। आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहली है आपकी उत्तर प्रदेश किसान सभा जो 1918 में गठित हुई थी। मेन कौन है? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। एक नाम इसमें और आता है वो उसको देख लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू का भी आता है। फिर आपके दूसरा है अवध किसान सभा जिसको बाबा रामचंद ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है अवध क्षेत्र में 1920 में। फिर आपका अगला है आंध्र प्रांतीय रैयत किसान सभा जो एनजी रंगा ने स्थापित की था आंध्र प्रदेश में 1928 में। फिर आपका अगला है बिहार किसान सभा। इसकी स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करी है और बिहार में। फिर आपका जो अगला है वो है कृषक प्रजा पार्टी 1929 में बंगाल में स्थापित करी है और किसने करी है? फजलुल लहक ने। फिर आपका अगला है अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में करी है 1936 में। फिर आपकी जो लास्ट है वो है प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना 1938 में एनजी रंगा ने करी है आंध्र प्रदेश में। फिर देखिए यहाँ पे ये कुछ मैंने आपको बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले, इसका कर लीजिए। इसको आपको रिवीजन ज़रूर करना है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आप इसका कर लें, उसके बाद इसका भी कर लें। क्योंकि अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट करके रिवीजन कर लिया तो आप ये समझिए लास्ट टाइम आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको इसका करना है, उसके बाद इसका कर लीजिए, फिर आपको इसका कर लीजिए, फिर आपका ये रहा, फिर आप इसका कर लीजिए, फिर इसका कर लीजिए, फिर आप इसका कर लीजिए, फिर आप इसका कर लीजिए, फिर आप इसका कर लीजिए, उसके बाद ये आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स बस आपका यहीं तक था और यकीन मानिए अगर आपने इस सबको कल तक कर लिया तो आपका पेपर बिंदास होगा। मैं जानती हूँ कि जनरली आप लोग को लगता होगा मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड करती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी देर में टाइप ही कर पाती हूँ। मेरे पास ये टाइप करके कहीं रखा हुआ नहीं होता है क्योंकि ये पेपर सब नए ऐड हुए हैं। जैसे फ्रीडम मूवमेंट मेरे पास था लेकिन ट्राइबल मूवमेंट नहीं था, तो मुझे ये सब टाइप करना पड़ता है। आप यकीन मानिए कि फ़ोन से मैं ये टाइप करती हूँ तो टाइम तो लगता ही होगा, इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी कर पाऊँ लेकिन मैं नहीं कर पाती, उसके लिए सॉरी। एंड पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कहीं कोई भी क्वेरी हो आपको मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके वापस आइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि पेपर कैसा हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।